हेलो। 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 जो जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, मुझे बताओ आवाज आ रही है कि नहीं। इधर आवाज आ रही है कि नहीं ऑनलाइन वालों। हेलो। 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 तो मुझे एक बार चेक कर लेना लाइव। मुझे ना इसका चार्जर चाहिए। इस चार्जर में All right, guys. Good evening, everyone. Good evening, online students. राजेश, ये ना कैमरा का वो फ्लिप कर दे यार, सामने दिख नहीं रहा है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं आज अमेलगमेशन, और अमेलगमेशन में हमारा कल का एक जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, और अब उसके अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज आज हमारा क्या क्या प्लान है? आज हमारा प्लान है सबसे पहले तो मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर, क्योंकि हमने कल की क्लास में क्या देखा था? इन द नेचर ऑफ परचेज देखा था। मर्जर के अलावा हमें देखना है अनरियलाइज प्रॉफिट्स, स्टॉक रिजर्व्स के एडजस्टमेंट्स, और इसके अलावा हमें देखना है ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हमें आज ये देखना है। आज भी मैं कॉन्सेप्ट पार्ट पे ही ध्यान दूंगा। कॉन्सेप्ट पार्ट अगर मैंने आज खत्म कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर हम कल की क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली कर लेंगे। अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि एमटीपी के अंदर जो अमेलगमेशन का क्वेश्चन आया है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है उन्होंने। आई होप आपने शायद नहीं देखा होगा अभी तक, बट जब आप देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। इन द नेचर ऑफ परचेज का ही क्वेश्चन दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है और स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हरिवायु करके, हरिवायु करके जो क्वेश्चन है वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन ही है। चलिए, सो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की, जो अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का है। इन द नेचर ऑफ परचेज का है। इन द नेचर ऑफ परचेज तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था इन द नेचर ऑफ मर्जर। अभी अपन बात करेंगे इन द नेचर ऑफ परचेज। आई होप आप सबके पास नोट्स होंगे। तो एग्जांपल नंबर 15 पर आ जाओ। हम इन द नेचर ऑफ मर्जर को अभी समझने वाले हैं। गाइस सामने देखो, बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की और वाई लिमिटेड की दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों का दिया हुआ है 15 और 12। जनरल रिजर्व 3 लाख और 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट्स। अब आगे वो बोल रहा है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी एक्स वाई। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो एक्स वाई है वो ट्रांसफर हो गया, और जो एक्स है वो रर है, और वाई जो है वो भी रर है। अब यहां पर दो दो पीसी निकलेंगे। पीसी क्यों, कौन से दो दो निकलेंगे? एक्स वाई जो वाई को देगा और एक्स वाई जो एक्स को देगा, दो दो पीसी निकाले जाएंगे। XY Limited shall issue new equity shares to the shareholders of X and Y at 10 rupees. Exchange ratio for the issue of new share will be 4.5. अब 4:5 एक्सचेंज रेशियो दिया, मतलब पीसी हमें किस हिसाब से निकालना पड़ेगा? एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से। चलिए अगर शॉर्ट में अगर बात करें तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा? 15 लाख है। 10 रुपए का नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? 150। और एक्सचेंज रेशियो क्या है हमारा? 4:5। तो 5 डिवाइड में और 4 मल्टीप्लाई किया, कितना आया?
कितना? 1.20, 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं, मतलब 12 लाख रुपए का पीसी आ गया बेटा। क्लियर है कि नहीं? और वाई लिमिटेड के लिए, ये तो एक्स लिमिटेड के लिए था, वाई लिमिटेड के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 कितना आया? 96,000। 96 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो गया 9,60,000। 9,60,000 का पीसी आ गया वाई के लिए, और 12 लाख रुपीज का पीसी आ गया एक्स के लिए। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? टोटल मिला के पीसी कितना हुआ? 12 प्लस 9.6 मतलब 21.6, 2160 का पीसी आ गया बेटा। क्लियर है कि नहीं? मर्जर में क्या अलग होने वाला है? मर्जर में क्या अलग होने वाला है? पॉइंट नंबर 1, हम सारे के सारे असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करने वाले, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने वाले, और जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो जो सेकंड एंट्री हम करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, तो वहां पर जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। अब वो कैसे जाएगा वही मुझे मेन आपको बताना है आज के इस पॉइंट में, कि मर्जर में वो कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये तो हो गया पीसी, तो पीसी हमारा निकल गया 21,60,000 अलग अलग करके। अब जर्नल एंट्री पर ध्यान देते हैं अपन। तो जर्नल एंट्री के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले पीसी की एंट्री की, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 2160 टू लिक्विड ऑफ एक्स टू लिक्विड ऑफ वाई, 12 लाख और 960 फर्स्ट एंट्री। आई होप आपको क्लियर होगा। मर्जर में क्या अलग होगा मैंने अभी आपको क्या बताया? सारी असेट्स बुक वैल्यू पर। चलो एक एक करके आइडेंटिफाई करो ऊपर से। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9 लाख और 7 लाख कितना? 16 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 4 और 2 6 लाख। उसके बाद करंट असेट्स 9 और 7 16 लाख। उसके बाद लाइबिलिटीज 2.5 और 1.5, 2.5 और 1.3 3.8। उसके बाद आपका बिजनेस परचेज डेबिट किया था तो 2 बिजनेस परचेज आ जाएगा बेटा। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? उसके बाद अपन मर्जर में एज इट इज सारे के सारे रिजर्व्स लेके आते हैं, तो ढूंढो उसके रिजर्व्स कितने हैं। अब सुनो, जनरल है, सिक्योरिटी है, रिवैल्यूएशन है, इसमें आपको फ्री रिजर्व कौन सा दिख रहा है? उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। फ्री को छोड़कर बाकी स्पेसिफिक कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी और रिवैल्यूएशन, उसको सबसे पहले लेके आओ। सबसे पहले उसके लेके आओ एज इट इज। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख और 50 1.5 लाख। रिवैल्यूएशन रिजर्व 50 और 20 70,000। आपको हमेशा मर्जर के अंदर फ्री रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व और पीएनएल को छोड़कर बाकी जितने भी रिजर्व होंगे उन सबको पहले एज इट इज लेके आना है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो अपन एज इट इज लेके आ गए। अब एज इट इज लेके आने के बाद कायदे से जनरल रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर, जनरल रिजर्व आ कितना रहा है? 3 और 2 5। अगर आप सोचो कि अगर आप जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व करके 5 लाख लेके भी आ गए, प्लीज कैलकुलेट करिएगा, प्लीज कैलकुलेट करिए। इन तीनों को ऐड करो, 16 6 16 16 6 16 38 माइनस 380 माइनस 2160 माइनस 70 माइनस 70 माइनस 1.5 1040 और माइनस 5, क्योंकि जनरल रिजर्व आप एज इट इज माइनस 540 का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट में ही आ रहा है ना, वो भी किसके अंदर ही डालोगे? जनरल रिजर्व के अंदर ही डालोगे। इसीलिए अपन ने जनरल रिजर्व को अलग से 5 लेके फिर बाद में 540 ना करके हमने डायरेक्टली 1040 से जनरल रिजर्व कर दिया। आया समझ में कि नहीं? इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप रिजर्व्स को टेक ओवर करना शुरू करोगे तो आप जनरल रिजर्व जैसी चीज को छोड़कर और पीएनएल जैसी चीज को छोड़कर बाकी सभी स्पेसिफिक रिजर्व को पहले एज इट इज लेके आओगे, और बाद में जो बचेगा वो डिफरेंस इमीडिएटली जनरल रिजर्व में डाल दोगे। आया समझ में कि नहीं? बस यही एक इंपॉर्टेंट आपको एंट्री का अंडरस्टैंडिंग करना है मर्जर के अंदर। बाकी मर्जर के अंदर आपको सारी एंट्री सेम मिलेंगी। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपको यही चीज वापस से एक दूसरे क्वेश्चन से करके बताता हूं, आइए आइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा आपको अगर कोई डाउट हो तो। सेम एज एग्जांपल 15 बट द एक्सचेंज रेशियो इज 9.8। मैं जानबूझ के एक्सचेंज रेशियो चेंज कर रहा हूं ताकि पीसी बदले। पीसी के बदलने से डिफरेंस चेंज होगा। पीसी के बदलने से क्या होगा? सेकंड एंट्री का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो 9.8 9:8। चलो जल्दी करो, सबसे पहले एक्स के लिए और वाई के लिए अलग अलग निकालें। एक्स के लिए शेयर कितने थे? 150 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9 कितना आया? बोलो बोलो। 168 मल्टीप्लाई बाय 10 16,87,500। यही है ना? तो पहले वाले का पीसी 16,87,500 और दूसरे वाले का 1350। आया कि नहीं आया? आया। दोनों का टोटल कितना बनता है? दोनों का टोटल करिए।
तो टोटल पीसी 30 लाख 37,000। अब चलिए एज इट इज मर्जर की एंट्री करते हैं। सबसे पहले पीपी 9 और 7 16, 9 और 7 16, वही 6 वही 16, हाँ या नहीं? अच्छा 2 लाइबिलिटी साइड वही 380, हाँ। बिजनेस परचेज इस बार 37,500 आया कि नहीं आया? सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट इज, जैसा दिया हुआ था वैसा का वैसा एज इट इज 150। रिवॉल्यूशन रिजर्व एज इट इज, बोलो हाँ या ना? बोलो। अब अगर सोचो मैं जनरल रिजर्व को भी एज इट इज ले लेता 5 लाख, बोलो। अगर मैं जनरल रिजर्व को भी एज इट इज कितना ले लूं? 5 लाख। तो इस एंट्री में डिफरेंस निकालो, इस एंट्री में डिफरेंस निकालो। 16 16 6 माइनस 3.8 माइनस 30.375 माइनस 70 करो, माइनस 1.5 और माइनस 5, 3,37,500 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? इस बार नेगेटिव आ रहा है, मतलब मुझे डेबिट साइड करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में जब करूंगा तो वो भी कौन सा नाम रखूंगा? जनरल रिजर्व। इसीलिए एंट्री कायदे से ऐसी होनी नहीं चाहिए। एंट्री के अंदर क्या करेंगे अपन? एंट्री के अंदर ये करेंगे कि ना मुझे जनरल रिजर्व यहां पर लिखने की जरूरत है, ना मुझे जनरल रिजर्व फाइल है यहां लिखने की जरूरत है। दोनों का नेट ऑफ करो, कितना हो रहा है? 162। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप जनरल रिजर्व को एंड के लिए बचा के रखो, और सबसे पहले आप क्या करोगे? इन तीनों का टोटल माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, और जो एंड में बचा वो जनरल रिजर्व में डाल दो। नहीं आएगा समझ में? मतलब आप इसको अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पहले आप पूरा जनरल रिजर्व लेके आओ, फिर आप बाकी का देख लो डेबिट क्रेडिट करना है। पर आपको लॉजिकली एंट्री ऐसे डबल डबल जनरल रिजर्व की नहीं करनी है, आपको नेट इफेक्ट देना है। समझ गए क्या? बस आपको ये चीज का इंपैक्ट रखना है। अब आप बोलोगे कि सर मान लो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व और पी&एल दोनों आ गया, अब क्या करें? आपने बोला कि रिवोल्यूशन रिजर्व एज इट इज लिख दो, आपने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट इज लिख दो। सर उसके बाद क्या करें? अब इन दोनों में से किसको एज इट इज लिखें? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दे रहा है 5 लाख, कितना दे रहा है? और पी&एल कितना दे रहा है? 3 लाख। टोटल मिला के कितना आपके पास ऑलरेडी रर के पास रखा हुआ है? 8 लाख। आप इन दोनों को लिखे बगैर पहले चेक कर लो कि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है। नहीं समझा क्या? इन दोनों को लिखे बगैर आप क्या चेक करोगे कि एंट्री में क्या आपका डिफरेंस आ रहा है? अगर आपका एंट्री में डिफरेंस आ रहा है 10 लाख रुपए का, बोलो बेटा आप 3 लाख के पी&एल को एज इट इज लिख दो। लिख दिया? जैसे ही आप 3 लाख के पी&एल को एज इट इज लिखोगे, अभी भी आपका डिफरेंस कितना आएगा? अब पूरा जनरल 7 लाख रुपए से बना लो। समझा कि नहीं? पहले क्या लिखना है? पी&एल, फिर बाकी का जनरल रिजर्व। दूसरी सिचुएशन दूं, आपका डिफरेंस आ रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है 6 लाख रुपए। अब बोलो, पहले पी&एल 3 लाख, अब क्या? 3 लाख का जनरल, जबकि जनरल आपका 5 लाख था, आपने पूरा लिखा ही नहीं, आपने 3 लाख लिखा। आपने समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सबको जम रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये आपका इस तरीके से जनरल रिजर्व। तीसरी सिचुएशन, आपका डिफरेंस, आपका डिफरेंस उल्टा बल्कि 2 लाख रुपए डेबिट साइड में आ रहा है। डेबिट साइड समझ गए? मतलब ये वाले डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहे थे ना, इस नीचे वाली साइड में। अब मैं बोल रहा हूं आपका डिफरेंस 2 लाख रुपए का ऊपर वाले साइड में आ रहा है, तो क्या करोगे? आप ऊपर वाले साइड में आ रहा है, मतलब आपको ये जनरल रिजर्व लेने की जरूरत, आप सिर्फ पी&एल अकाउंट डेबिट कर दो। कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? मतलब यहां पर भी पहले आपने किसको लिया? पी&एल। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले पी&एल को अंदर करो, फिर जनरल को अंदर करो। बस ये ध्यान रखे जाना, ये कहीं पर लिख के जाना, लिख लेना इसको चीज को, कि आप सब भले चाहे क्रेडिट साइड में लिखना हो चाहे डेबिट साइड में लिखना हो, तो पहले आप पी&एल को अंदर करोगे और उसके बाद जनरल रिजर्व को अंदर करोगे। डेबिट साइड में आ रहा है तो पी&एल ही डाल दो बस। ये आपको मर्जर के अंदर ध्यान रखने का है। सबको समझ में आ गया कि नहीं? ये आपको मर्जर के अंदर ध्यान रखने का है। पहले पी&एल फिर जनरल रिजर्व। चलिए, तो बस मर्जर में यही चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलो,
तो ये था आपका मर्जर। मर्जर के बाद मैं ट्रांसफरर के बुक्स ना लेके अभी सबसे पहले आपको बता रहा हूं ये वाला, एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस ऑन द अनसोल्ड स्टॉक इन इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन में आपको अनसोल्ड स्टॉक का क्या एलिमिनेशन करना होता है। आप सबको पता है इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस, अनसोल्ड स्टॉक वगैरह क्या होते हैं। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन मतलब री और रर के बीच में गुड्स का सेल परचेज हुआ है। क्या हुआ है? गुड्स का सेल परचेज हुआ है। तो अगर मान लो वो गुड्स की कॉस्ट है 1 लाख रुपए और सेल किया गया है 125, तो कहीं ना कहीं एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से प्रॉफिट कमाया है। बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? प्रॉफिट कमाया, अच्छी बात है, प्रॉफिट कमाओ। बट अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स बेचे, प्रॉफिट पर बेचे, अभी तक सब ठीक चल रहा है, आपको यह देखना है कि जो गुड्स कंपनी को बिके हैं वो गुड्स उस कंपनी ने भी फर्दर सेल कर दिए कि अभी भी उस कंपनी के पास अनसोल्ड स्टॉक बचा है। क्या बोला मैंने? गुड्स फर्दर सोल्ड और अनसोल्ड। अगर फर्दर सेल कर दिए कुछ मत करो, क्योंकि प्रॉफिट रियलाइज हो गया कैश में। मैं ट्रांसफर कंपनी हूं, तुम ट्रांसफरर कंपनी हो। मैंने 1 लाख के गुड्स तुम्हें बेचे कितने में? 125। मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं? 25। पर तुम मेरी ही कंपनी हो ना, तो मैं बोलूंगा यार पूरे ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट तो अभी भी कहीं ना कहीं कंपनी में ही है ना। पर अगर वो गुड्स तुमने आगे बेच दिए तो प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कैश में रियलाइज हो गया ना, हमें कस्टमर से रियलाइज हो गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर गुड्स क्या है? अनसोल्ड, मतलब मैंने तुम्हें गुड्स बेचे और तुम आगे नहीं बेच पाए, तो गुड्स कहां रखे? ग्रुप के अंदर ही। बोलो बेटा, जब तुम्हारी और मेरी मिलकर बैलेंस शीट मर्ज होगी, जब तुम्हारी और मेरी मिलकर बैलेंस शीट मर्ज होगी, तो उस बैलेंस शीट में वो स्टॉक भी तो दिखेगा जो अनसोल्ड है। और वो स्टॉक कितने पे दिखना चाहिए? वो स्टॉक रियल कॉस्ट पे दिखना चाहिए। किस पे दिखना चाहिए? वो जो दिखना चाहिए वो रियल कॉस्ट पे दिखना चाहिए। अब अगर वो रियल कॉस्ट पे दिखना चाहिए जबकि तुम्हारी बुक्स में वो 125 पे दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इतना लॉजिक समझ में आएगी नहीं? तो व्हाई वी एलिमिनेट द प्रॉफिट? Why we eliminate the profit? Because there are unsold goods, and in the unsold goods the goods are being shown at selling price. The goods are being shown at, and this is the reason why we eliminate the unrealized profit. मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अब ये unrealized profit हटाने के लिए there can be two transactions. There can be two transaction. एक होता है upstream, एक होता है downstream. डाउनस्ट्रीम मतलब ट्रांसफरी ने गुड्स ट्रांसफरर को बेचे। बड़ी कंपनी कौन सी होगी दोनों में से? जो कंपनी खरीद रही है, वो खरीदने वाली कंपनी बड़ी कंपनी होगी ना, इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है और छोटी कंपनी को मैंने नीचे रखा है। तो दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन मतलब हुआ सोल्ड बाय री टू रर। अब आपको चेक करना है कि प्रॉफिट किसने कमाया। आपको चेक करना है प्रॉफिट किसने कमाया, जल्दी बोलो। प्रॉफिट किसने कमाया? अर्न्ड बाय री। प्रॉफिट री ने कमाया। जो एंटिटी प्रॉफिट कमाएगी वही अपने पीएनएल से हटाएगी, उसी के पीएनएल से हटेगा। तो बताओ प्रॉफिट किसने कमाया? री ने। तो बताओ प्रॉफिट किसके रिजर्व से हटेगा? री के रिजर्व से हटेगा। प्रॉफिट का जो एलिमिनेशन होगा, प्रॉफिट का जो एलिमिनेशन होगा फ्रॉम री के रिजर्व्स एंड सरप्लस से होगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? इसीलिए हम एंट्री करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में से प्रॉफिट हटा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, एंट्री करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस टू स्टॉक। किसके बुक्स की बात चल रही है? बुक्स ऑफ री की ही बात चल रही है, क्योंकि हम अल्टीमेटली अभी री के बुक्स AS 14 के हिसाब से देख रहे हैं। तो प्रॉफिट जिसने कमाया उसके रिजर्व से हटाओ, ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल याद रखना है। चलो इसको बोलो, अपस्ट्रीम क्या होगा? बोलो अपस्ट्रीम। री ऊपर ही रहेगा, रर नीचे रहेगा, पर इस बार कौन किसको बेच रहा है? रर री को बेच रहा है। तो सोल्ड बाय
रर। प्रॉफिट किसने कमाया? प्रॉफिट अर्न्ड बाय रर। तो मुझे बताओ, प्रॉफिट अगर रर ने कमाया तो प्रॉफिट किसके रिजर्व्स में रखा हुआ है? रर के रिजर्व में रखा हुआ है। हाँ, तो किसके रिजर्व से हटाया जाएगा? रर के रिजर्व से हटाया जाएगा। उससे पहले हमें यह चेक करना है कि बुक्स हम किसकी बना रहे हैं। तो री बोलेगा कि यार मैं प्रॉफिट हटाऊंगा रर के रिजर्व में से, क्या मैं रर के रिजर्व लेके आ रहा हूं? परचेज मेथड में नहीं लेके आ रहा हूं, मर्जर मेथड में रर के रिजर्व। तो इसीलिए यहां पर दो सिचुएशन होंगी, परचेज मेथड और मर्जर, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। मर्जर में रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ रर आर टेकन ओवर, कह सकता हूं कि नहीं? और क्योंकि टेकन ओवर है तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि मैं उसके रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर करके लाया हूं। आया समझ में कि नहीं? जबकि परचेज मेथड में हम क्या उसके रिजर्व एंड सरप्लस लेके आते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके आते हैं और उसके प्रॉफिट उसके स्टैट्यूटरी रिजर्व में नहीं पड़े होंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ रर आर नॉट टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर। तो अब क्या करें? क्या मैं अपना रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट करूं? नहीं, प्रॉफिट मैंने कमाया ही नहीं है, प्रॉफिट तो रर ने कमाया है। इसीलिए मैं झक मार के यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट करूंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? तो व्हाट इज द गोल्डन रूल? गोल्डन रूल इज प्रॉफिट जिसके रिजर्व के अंदर रखा हुआ है उसी के रिजर्व से हटाओ। एक्सेप्शन इज गुडविल, एक्सेप्शन इज गुडविल। किस केस में? परचेज मेथड के साथ साथ अपस्ट्रीम। ये ध्यान रखना है भाई, डाउनस्ट्रीम में भी तो परचेज मेथड हो सकता है ना, मत कर क्या ना ये गलती। नहीं समझा? तो व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? लिखवाओ। एक्सेप्शन इज अपस्ट्रीम प्लस परचेज मेथड। उस केस में गुडविल डेबिट करेंगे। ये करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। ये है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब मैं यहां से नहीं पढ़ा रहा हूं, जो मैंने आपको अभी समझाई वो से वही की वही चीज लिखी हुई है। आइए एग्जांपल नंबर 19 को करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 19। ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 120 एट 150। कितना प्रॉफिट कमाया गया? 30 का। आफ्टर सम टाइम ए अक्वायर्ड बिजनेस ऑफ बी। एक सेकेंड, अपस्ट्रीम है कि डाउनस्ट्रीम है? डाउनस्ट्रीम है, और डाउनस्ट्रीम में कोई एक्सेप्शन नहीं। अब याद ही मत रखो एंट्रियां, डाउनस्ट्रीम में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस टू स्टॉक। नहीं समझा? हाँ, आपको सिर्फ मैच करना है कि मेरा एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सेप्शन आएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? गुडविल। नहीं तो हर केस में रिजर्व एंड सरप्लस टू स्टॉक, हर केस में। तो बस यहां पर प्रॉफिट निकालना है। इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स कितने गुड्स हैं? 30,000 गुड्स परचेज फ्रॉम ए। तो अब मुझे बताओ, अगर आप इसको कैसे करोगे? कॉस्ट और सेल। अगर 120 के गुड्स 150 में सेल हुए तो 30,000 के गुड्स का कॉस्ट क्या होगा? 24 का कॉस्ट होगा। तो बताइए कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? 6,000 का। तो 6,000 का प्रॉफिट जनरल रिजर्व या पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। क्या हो गया भाई? हो गया? डन बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये क्वेश्चन है आपका शानदार, इसको मास्टर बना दो। ये आया था एक पर्टिकुलर एक आपके क्वेश्चन के अंदर है, ये बहुत जबरदस्त है अनरियलाइज प्रॉफिट का ही क्वेश्चन। छोटा सा हल्का सा एडजस्टमेंट इसमें नया है। केस 1 डाउनस्ट्रीम। पहले तो ट्रांसफर ई सोल्ड गुड्स टू ट्रांसफरर
कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख एट 7.5 लाख, मतलब कितने का प्रॉफिट कमाया गया? 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। इन द बैलेंस शीट ऑफ रर टोटल इन्वेंट्री इज अपीयरिंग एट 12 लाख विच इंक्लूड्स गुड्स फ्रॉम ट्रांसफरी 3 लाख ओनली। तो मुझे बताओ अगेन यहां पर कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। सेल प्राइस कितनी है? 7.5। अब एक्चुअली में सेल कितने की गुड्स के सेल के रखे? 3 लाख। 3 लाख की गुड्स के रखे हैं, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7.5, इनकी कॉस्ट कितनी हुई? 2 लाख। बोलो बेटा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। हुआ कि नहीं? और कौन सा ट्रांजेक्शन है बेटा? कोई दिक्कत ही नहीं है, डाउनस्ट्रीम में कोई एक्सेप्शन नहीं। कोई एक्सेप्शन है मतलब रिजर्व एंड सरप्लस टू स्टॉक या पी एंड या जनरल रिजर्व टू स्टॉक। बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से 1 लाख की आप एंट्री करोगे, आप इस तरीके से 1 लाख की एंट्री करोगे यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस टू स्टॉक 1 लाख 1 लाख। बोलो बेटा क्लियर। बट अब केस 2 देखो, केस 2 सेम एज केस 1 बट इन्वेंट्री इज टेकन ओवर एट 15% लेस देन बुक वैल्यू। कई बार आपने देखा होगा अमेलगमेशन के क्वेश्चन में कि ट्रांसफरी कंपनी टुक ओवर द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर एट द फॉलोइंग वैल्यूज, बिल्डिंग इज टेकन ओवर एट 15% हायर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर एट 10% हायर वैल्यू, इन्वेंट्री इज टेकन ओवर एट 20% लेसर वैल्यू। तो अब मिक्स करो, इन्वेंट्री के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट शामिल है, पर मैं इन्वेंट्री को लेसर वैल्यू पे उठा रहा हूं। नहीं समझ में आया? कैसे? आप पहले ध्यान से देखो क्या है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को वो क्या बोल रहा है? हमने किस वैल्यू पे उठाया? किस वैल्यू पे उठाया? 15% लेस देन बुक वैल्यू पे उठाया। तो मुझे बताओ उसकी टोटल इन्वेंट्री उसके पास कितनी रखी थी? 12 लाख। बोलो बेटा, टोटल इन्वेंट्री कितनी रखी थी? 12 लाख। ठीक है, और उसमें 12 लाख की इन्वेंट्री में वो जो सेल की गई इन्वेंट्री थी वो कितनी थी? हाँ जी, 3 लाख। तो आपने इन्वेंट्री 3 लाख पे टेक ओवर की ही नहीं होगी, आपने 3 लाख से 15% कम करके टेक ओवर की होगी। तो करो 3 लाख माइनस 15%, आपने कितने पे टेक ओवर किया होगा? 2। एक बात बताओ, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो लॉजिकली आप 3 लाख की इन्वेंट्री उसकी उठा के लेके आए, फिर आपने इस एंट्री के अंदर इस 2 स्टॉक करके आपने कितना हटाया? मतलब आपने 3 लाख की इन्वेंट्री में से 1 हटा के इन्वेंट्री को कितना पहुंचाया? 2 लाख पर। तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है? आपको इन्वेंट्री को 2 लाख पर ही पहुंचाना है, पर इस बार आपने टेक ओवर ही कितना किया है और आपको पहुंचाना है 2 लाख पर। तो इस बार आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सिर्फ 55,000 ही हटाओगे। नहीं आया समझ में? क्या समझा? इसको वापस से रिवाइज करते हैं। मैं अगर इन्वेंट्री को टेक ओवर कर रहा हूं, मैं इन्वेंट्री को टेक ओवर कर रहा हूं, टेक ओवर एट बुक वैल्यू। अगर मैं बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा हूं, हाँ बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा हूं, तो मैं पूरा पूरा फुल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा दूंगा। हाँ या ना? ये केस 1 था। पर अगर मैं इन्वेंट्री को टेक ओवर कर रहा हूं लेसर वैल्यू पर, किस वैल्यू पर? तो मुझे समझना चाहिए कि मैं फुल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा के मैं अल्टीमेटली उसको कॉस्ट पे लेके आ रहा था, पर मैंने तो वैसे ही लेसर वैल्यू पे उसको टेक ओवर किया है। तो क्या मुझे अब पूरा पूरा यूपी और हटाना पड़ेगा क्या? मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है उसको कॉस्ट पे ही लाना। ये क्या है? अल्टीमेटली कॉस्ट पे लाना। ठीक है, तो मैं फिर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा वो भी लेसर ही हटाऊंगा। मैं इसको दूसरे एग्जांपल से आपको बता देता हूं। चलिए, इन्वेंट्री की बुक वैल्यू है 12 लाख। कितनी है बेटा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटना चाहिए 2 लाख। तो बताओ, कायदे से 12 में से 2 हटना चाहिए, तो इन्वेंट्री की रियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 10। मुझे इन्वेंट्री को 10 के दिखाना है, 10 के हिसाब से दिखाना है। केस 1, इन्वेंट्री इज टुक ओवर एट बुक वैल्यू। आपने इन्वेंट्री को बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया, तो आपने बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया मतलब 12 लाख पे टेक ओवर किया। तो पूरा पूरा क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस टू स्टॉक, आप पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाओगे। केस 2, इन्वेंट्री इज टुक ओवर एट 5% लेसर वैल्यू। तो 12 लाख
-5%, मतलब आप कितने पे टेक ओवर कर रहे हो, 1140, और आपको अल्टीमेटली 12 - 2 मतलब आपको अल्टीमेटली 10 तक लाना है इन्वेंट्री को। नहीं समझा क्या? आपने कितने पे टेक ओवर किया? तो अब आप अनरियलाइज प्रॉफिट 2 लाख हटाओगे कि 140 हटाओगे? 140 हटाएंगे। सिंपली समझ आया कि नहीं? तो यूपी इस बार कितना हटाओगे? 140 का ही हटाओगे, क्योंकि 60,000 तो तुम वैसे ही हटा चुके हो ना। समझा कि नहीं? अब तीसरा केस, इन्वेंट्री इज टुक ओवर एट 10% हायर वैल्यू। अब क्या करोगे? तुम पूरा 2 लाख ही हटाओगे, तुम एक्स्ट्रा नहीं हटाओगे। नहीं समझा? यहां पर मैक्सिमम यूपी कितना हटेगा? 2 लाख ही हटेगा। अरे उससे ज्यादा कैसे हटाओगे यार? तुम मान के चलो कि इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा ही है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ज्यादा है, तुम मान के चल रहे हो 10% ज्यादा है, तो 10% किससे ज्यादा होनी चाहिए? कॉस्ट से ऊपर होनी चाहिए। तो तुम बस मैक्सिमम 2 लाख ही हटाओगे। तो तुम मैक्सिमम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना एलिमिनेट करोगे? 2 लाख एज इट इज। इसका मतलब स्पेशल केस सिर्फ कहां पर अट्रैक्ट हो रहा है? बीच वाला। कुछ आया कि समझ में कि नहीं? एनीवेज ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये हो गया तुम्हारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। गाइस आगे बढ़ सकते हैं? दीदी नींद आ रही है? नहीं अच्छा लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा? हाँ डन बेटा यहां तक। चलो नेक्स्ट। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे अपन? किसकी बात करेंगे? ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स। ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स के लिए कोई एएस वेएस नहीं लगता, AS40 नहीं लगता। अभी तक हम जितनी भी एंट्रियां समझ रहे थे वो किसकी बुक्स में समझ रहे थे? ट्रांसफर में। अब हम किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं? ट्रांसफरर, रर की बात कर रहे हैं। तो रर का उद्देश्य क्लोज द बुक्स। रर का उद्देश्य क्या है? क्लोज द बुक्स। तो क्लोज द बुक्स में आपको बस ये पॉइंट समझनी है, ये पॉइंट ध्यान रखो बस। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? आ जाओ। पहला पॉइंट, सारे असेट और सारी लायबिलिटी को किसके अंदर ट्रांसफर करोगे? सारे असेट और लायबिलिटी को किसके अंदर ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर करोगे। कर दिया? क्या एंट्री पास करेंगे? असेट को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री पास करोगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बोलो बेटा कर दिया? हाँ सर सारे मतलब सारे? कैश बैंक पर आपको पहले चेक करना है कि कैश एंड बैंक का क्या करें, क्योंकि असेट लायबिलिटी के अंदर तो कैश बैंक भी तो आएगा। तो कैश बैंक, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। इफ कैश बैंक इज टेकन ओवर देन ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अदरवाइज मेक इट सेपरेटली। मेक इट सेपरेटली मतलब कैश बैंक का अलग से लेजर अकाउंट बनेगा। मतलब अगर ट्रांसफरी कंपनी कैश बैंक भी लेके जा रही है तो तुम कैश बैंक को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि वो लेके जा रही है ना। पर अगर कैश बैंक अकाउंट वो छोड़ के जा रही है तो मतलब हमें लास्ट में कैश बैंक के एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, इसीलिए आपको कैश अकाउंट सेपरेटली बनाना पड़ेगा। मेक इट सेपरेटली मतलब समझ गए ना? कैश बैंक का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा सेपरेटली। बोलो बेटा हाँ या नहीं? अरे बोलो जी हाँ या नहीं? चलिए ठीक है। फिर बेटा देखो, इमेजिन करो एक बैलेंस शीट को। एक बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है? सर इक्विटी कैपिटल आता है, सर प्रेफरेंस कैपिटल आता है, सर रिजर्व्स एंड सरप्लस आ रहा है, और सर ऑल, और यहां क्या आता है? नॉन करंट असेट्स आता है और करंट असेट्स आता है, अदर मान लेते हैं, और कैश एंड बैंक आता है। बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताओ, तुमने रियलाइजेशन में किसको किसको ट्रांसफर कर दिया? नॉन करंट असेट को ट्रांसफर कर दिया, आर लिख देता हूं। तुमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तुमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तुमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। बोलो हाँ या ना? अब इसको तो तुम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे भी, या तो फिर तुम सेपरेट लेजर बनाओगे। हाँ या ना? फिर भी बताओ क्या बच गया? 3 चीजें बच गई ना बेटा। कौन कौन सी चीजें बच गई? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, और इक्विटी कैपिटल को और रिजर्व एंड सरप्लस को ट्रांसफर करोगे कहां पर? शेयर होल्डर
अकाउंट में। कौन सा शेयर होल्डर अकाउंट? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करोगे? और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहां ट्रांसफर करोगे? अब बताओ तुम कौन कौन से अकाउंट बनाने वाले हो? एक इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाने वाले हो, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाने वाले हो, एक शायद तुम कैश एंड बैंक बैलेंस अकाउंट बनाने वाले हो, और एक रियलाइजेशन अकाउंट तो बना ही रहे हो, हाँ या ना? तो इसीलिए देखो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉसेस, डिविडेंड पेबल, फिक्टिशियस असेट शैल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आप उसको वहां ले जाओगे, बोलो हाँ या ना? चलिए, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहां ले जाओगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। स्टार्टिंग की 4 पॉइंट में आपका पूरा बैलेंस शीट खाली हो चुका है। जस्ट इमेजिन, खाली हो चुका है कि नहीं? ये सच में इमेजिन कर रहा है, हाँ करना भी चाहिए। आपका खाली हो गया है कि नहीं हो गया है? खाली मतलब आपने सारे आइटम डाल दिए ना, तो आपने पूरे के पूरे आइटम डाल दिए, तो आपका बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया। पर अभी आपने सिर्फ असेट लायबिलिटी को ट्रांसफर किया है। अब आपका काम है, आप कौन हो यहां पर? आप कौन हो? रर। रर को क्या मिलने वाला है? पीसी। क्या मिलने वाला है? तो पीसी मिलने वाला है। तो वो एंट्री क्या करेगा? रेज पीसी इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब वो उसकी एंट्री पास करेगा, उसकी एंट्री पास करेगा, ट्रांसफर री अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में अंदर पोस्टिंग करोगे तो क्या आएगा? बाय ट्रांसफर री अकाउंट। इसीलिए मैंने लिखा है क्रेडिट साइड में आप पीसी रेस करोगे। बोलो हाँ या ना? चलिए, ये भी समझा? क्लियर बेटा? आपने पीसी भी रेस कर दिया। अब क्या करोगे आप? अब रियलाइजेशन अकाउंट बंद करने से पहले, रियलाइजेशन अकाउंट बंद करने से पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को पीसी बांटोगे। क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए डाल दिया। इमेजिनेशन कर पा रहे हो ना? फिर आप उनको पीसी दोगे, यहां से आपने उनको पीसी दे दिया टू प्रेफरेंस शेयर्स। आपने उनको नया नया पीसी दे दिया। कितना पीसी दिया? मान लो आपने उनको 90,000 का पीसी दिया। अरे पीसी तो वहां से मिला ना हमें, ट्रांसफर ही से। तो बताओ इस एंट्री में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? चाहे तुम 90 दो, चाहे तुम कम दो, चाहे तुम ज्यादा दो, अल्टीमेटली डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है डिफरेंस ना भी आए, 1 लाख के बदले 1 लाख दे दिया, पर यू हैव टू मेक श्योर कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज करना है, ताकि वहां से अगर कोई डिफरेंस मिला तो तुम उसको रियलाइजेशन में डाल सको। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, बिफोर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आफ्टर डिस्चार्जिंग पीसी टू देम सो दैट there remains any difference in preferential capital preferential holder account, it will be transferred to realization account। कुछ आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब देखो आपके कौन कौन से अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। आपका प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर सकते हो। जैसे ही आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो किसको बांटोगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को। वापस से क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने सारे असेट्स कहां क्लोज किए? रियलाइजेशन में। सारे लायबिलिटी कहां क्लोज किए? कैश एंड बैंक को क्लोज किया कि नहीं किया? अगर टेक ओवर हुआ है तो क्लोज किया, अगर टेक ओवर नहीं हुआ है तो सेपरेट लेजर बना लिया। चलो ये हो गया। अब हम पीसी रेस करेंगे। पीसी रेस करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? री अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पीसी चला गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करूं कि पहले प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट को क्लोज करूं? पहले मैं प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट को क्लोज करूंगा। प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट को क्लोज करने का वक्त मैं उनको पीसी पे कर दूंगा। पीसी पे करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो भी डिफरेंस भी मैं कहां ले जाऊंगा? रियलाइजेशन में। अब रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। उस प्रॉफिट लॉस को किसके में ले जाओगे? अब आपके इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को लास्ट में क्लोज करोगे तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पीसी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज रहेंगी। आई बात समझ में कि नहीं? क्या हम एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? क्या हम एक क्वेश्चन ट्राई कर सकें? चलो, आपका क्वेश्चन है यहां पर एग्जांपल 17। आपका क्वेश्चन है यहां पर एग्जांपल 17। इन द अबव एग्जांपल नंबर 15 क्लोज द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एग्जांपल 15 निकालो। एग्जांपल 15 जो था वो निकालो। 15 के अंदर हमें एक्स की बुक्स क्लोज करनी है। मुझे बताना है 15
के अंदर एक्स के लिए पीसी कितना निकाले थे तुम लोग? शायद 12 लाख। एक्स के लिए तुम पीसी कितना निकाले थे? 12 लाख। चलो एक्स की बुक्स क्लोज करनी है तो सबसे पहले क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अच्छा देखना, वो मर्जर था ना शायद क्वेश्चन, और मर्जर में हम ऑल एसेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं, मतलब हमने कैश भी टेक ओवर किया होगा, मतलब हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में देखो हम क्या क्या ले गए, पीपी ले गए। एग्जाम्पल 15 के अंदर उसकी बैलेंस शीट में एक्स का क्या क्या दिया हुआ है? पीपी 9 लाख का दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ले गए 4 लाख, और करंट असेट ले गए 9 लाख के ले गए, लायबिलिटी भी ले गए 250 के। बोलो बेटा। फिर आपने पीसी रेस किया, बाय एक्स लिमिटेड करके पीसी रेस किया, कितना पीसी रेस किया आपने? 12 लाख रुपीस का। इस क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंशियल कैपिटल है ही नहीं, है क्या? नहीं है, इसलिए जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो किसको दे दोगे? इक्विटी शेयरहोल्डर्स को। अब इक्विटी शेयरहोल्डर्स को आपने, इक्विटी शेयरहोल्डर्स के अंदर आपने सबसे पहले उसका कैपिटल क्लोज किया था। आप देख देख के बताओ मुझे, ऐसे मत बताना। हाँ 15 लाख। फिर जनरल क्लोज किया था 3 लाख का, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम क्लोज किया था, फिर आपने रिवोल्यूशन क्लोज किया था। ये सब आइटम थे ना आपके पास उस टाइम पर? हाँ, और इन सबको क्लोज करने के बाद आपने लॉस को डाला था 750 का, ये वाला लॉस, ये वाला लॉस आपने यहां डाल दिया ना। जो उसका फाइनल बैलेंस आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए? पीसी के बराबर आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ बेटा? इस तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करें सॉल्व? आइए एक फुल फ्लैज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 18 सॉल्व करके देखते हैं पूरा का पूरा अच्छे से। चलिए एग्जांपल नंबर 18, बैलेंस शीट दिया हुआ है ए का और बी का, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, डेटर्स, कैश एंड बैंक। A Limited acquired the business of B except creditors, investments and, तो अगर एक्सेप्ट कैश एंड बैंक है तो कैश एंड बैंक को आप रिलेशन में ट्रांसफर ना करके आप कैश एंड बैंक का सेपरेट लेजर बनाओगे। चलिए, और बी क्या कर रहा है? बी के आपने क्या क्या चीजें टेक ओवर नहीं की? क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट और कैश। तो बी बेचारा इन्वेस्टमेंट को खुद से बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? निकालो वैल्यू, निकालो इन्वेस्टमेंट की। 5,50,000। बोलो हाँ या ना। फिर क्रेडिटर्स को बी ने बेचारे ने खुद ही पे कर दिया। कितने में पे कर दिया? 280। ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? बी ही बियर कर रहा है। कितना? गुडविल वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड इज व्हाट? यूजलेस। छोड़ दो। मार्केट वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है? पहले तो मुझे बताओ, जब ए लिमिटेड सिलेक्टेड असेट लेके जा रहा है तो ये इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ कि इन द नेचर ऑफ परचेज हुआ? परचेज। और परचेज के अंदर हम असेट्स को, लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ या नहीं? सबसे पहले वो बोल रहा है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन शैल बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड 30 रुपीज के हिसाब से। कोई एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया हुआ है, कोई मार्केट वैल्यूज नहीं दी हुई है, कैसे निकालेंगे? नेट असेट। चलो नेट असेट के हिसाब से चलो, पहली असेट लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 9 लाख। वेरी गुड, करो प्लस करो, 9 लाख। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। तीसरा इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, गुडविल वैल्यूलेस। हाँ तो पर नीचे लिखा है ना गुडविल ऑफ बी इज वैल्यूलेस, तो जीरो लेंगे ना। गुडविल वैल्यूज जीरो लिखा, वैल्यू यूजलेस लिखा है मतलब जीरो। ठीक है। अगर नीचे लिखा होता गुडविल ऑफ बी इज कंसिडर्ड एज 2 लाख तो हम 2 लाख ले लेते। समझा कि नहीं? चलो डेटर 5 लाख। कैश एंड बैंक लेंगे क्या? नहीं, नहीं ना। माइनस क्रेडिटर लेंगे क्या? नहीं, माइनस बैंक लोन लेंगे। कितना आया? 10 लाख। 10 लाख क्या आ गया? पीसी। बोलो बेटा, 10 लाख पीसी आ गया। 10 लाख के पीसी को कितने शेयर के रुपए में डिस्चार्ज करेंगे? 30 रुपए के हिसाब से। करो नंबर ऑफ शेयर निकालो। 33,333 नंबर ऑफ शेयर देंगे और 0.33 के लिए कैश दे देंगे, मतलब 9,99,990 रुपीज के शेयर दे देंगे और 10 रुपए का कैश दे देंगे। समझ में आया कि नहीं? बोलो जी क्लियर। अब अगर इस बेसिस पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे बताओ आप क्या क्या बनाओगे?
रियलाइजेशन। चलो क्लोज करो, क्या क्या क्लोज किया? 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, मार्केट वैल्यू की बुक वैल्यू? ऑब्वियसली बुक वैल्यू पे क्लोज करोगे ना, बुक्स क्लोज कर रहे हैं अपन। 9 लाख पे तो वो रिकॉर्ड करेगा। हाँ बोलो। 6 लाख। 2 प्लांटर मशीन 4 lakhs। 2 इन्वेस्टमेंट्स, सर वो तो टेक ओवर नहीं हो रहा। कैश एंड बैंक को छोड़कर सब क्लोज होगा, भले वो टेक ओवर हो चाहे टेक ओवर ना हो। चलो 2 डेटर्स, इन्वेस्टमेंट 5 लाख। हाँ 2 गुडविल, गुडविल को भी क्लोज करो। हमारा उद्देश्य है बैलेंस शीट को साफ करना। हाँ और क्या बच गया? इन्वेंट्री इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है। चलो बाय बैंक लोन 8 lakhs, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 3 लाख। अभी रुक जाओ, अब अलग से कैश अकाउंट बनाओ। 2 बैलेंस, कैश कितना है? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी चैट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 बैलेंस कितना? 1 लाख। बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा इसके नहीं, रुको रुको, अभी तो हम क्लोज कर रहे हैं ना सभी चीजों को। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, पहले बैलेंस शीट को साफ करो। सबसे पहले बैलेंस शीट को साफ करो, हर एक अमाउंट को उसकी उसकी जगह तक पहुंचाओ। बाय शेयर कैपिटल, बाय शेयर कैपिटल कितना? 7 लाख। कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? हाँ जनरल रिजर्व 4 लाख। और कोई है क्या? सारी बैलेंस शीट अपनी अपनी जगह के सारे आइटम्स पहुंच गए। अब एक एक करके शुरू करो, पीसी रेस करो सबसे पहले। तो बाय ट्रांसफर री कंपनी कितना? 10 लाख का पीसी रेस कर दिया रेस पीसी। पीसी रेस करने के बाद वो कुछ असेट लायबिलिटी को खुद ही पे ऑफ कर रहा है, बताओ। इन्वेस्टमेंट को हाँ, तो 2 रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट रेस की बेचा कितने में? तो 2 रियलाइजेशन मतलब यहां पर बाय कैश 550 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। बोलो बेटा क्लियर? क्रेडिटर को वो भी तो खुद पे कर रहा है शायद, तो कैश जाएगा बाय रियलाइजेशन। सर बाय क्रेडिटर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्रेडिटर आप रियलाइजेशन में क्लोज कर चुके हो। बाय रियलाइजेशन कितना क्रेडिटर पे कर रहे हैं? 280। और यहां पर भी आपने पे कर दिया 2 कैश। बोलो बेटा क्लियर? वो कुछ एक्सपेंसेस भी बियर कर रहा है, कितने? तो वो भी वो रियलाइजेशन में डालेगा। बाय रियलाइजेशन 1 लाख और 2 कैश 1 लाख। बोलो बेटा क्लियर? अगर इस तरीके से हो गया तो क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल ऑर्डर है? नहीं है। नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। $1,70,000 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसको देंगे? इक्विटी शेयरहोल्डर को। तो ये प्रॉफिट चला जाएगा बाय रियलाइजेशन, कितना? 1,70,000। बोलो बेटा समझा कि नहीं? क्लियर हुआ सबको? पक्का? अब और कुछ बचा क्या इसके क्वेश्चन में? और कोई चीज अगर नहीं बची है तो आप एंड में इसको पीसी बांट दोगे। चेक करिए कितना आ रहा है। अच्छा कैश भी है, कैश कितना बचा है? कैश निकालो, कैश कितना बचा है? 1,05,50 माइनस 280 माइनस 1,00,000। कैश कितने का बचा है? कैश बचा है आपका 270 का, और ये कैश था। और पीसी कितने का था? 10 लाख का, याद है आपको? तो टोटल कितना होना चाहिए? 12.7। चेक करो, इसका टोटल बैलेंस 12.7 आना चाहिए। एंड में टोटल बैलेंस पीसी के बराबर, और अगर कैश रखा है तो कैश और पीसी दोनों के बराबर आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या दोगे इनको बताओ? 2। आप उनको शेयर दे रहे थे 9,99,990 रुपीज, बोलो याद है कि नहीं? अरे 33,333। और बाकी का उनको क्या दोगे? कैश। कैश आपके पास कितना बचा था? 270, और 10 रुपए ऐड करके दोगे। 280 कैसे होगा दीदी?
10 रुपए ऐड करोगी तो पूरे पूरे बढ़ जाएंगे क्या? 2,70,010 आया समझ में? तो एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट किसके बराबर होना चाहिए? पीसी एज वेल एज कैश बैलेंस के बराबर। समझ गए? तो ये था तुम्हारा ट्रांसफरर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो इसमें कोई डाउट? सर अगर मैं आपके रिवीजन वीडियो देख लूं अमेलगमेशन की तो हो जाएगा क्या? हाँ बेटा, एग्जम्पशन आ जाएगी। आज से पहले कभी नहीं पढ़ा तो भी पास हो जाओगे। क्या बोलूं मैं? चलिए, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज। हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सुन लो। कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सुन लो। अदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, अदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने को बोलता है और पे करने को बोलता है। कुछ तो भी एडजस्टमेंट देगा आपको। वो बोलेगा कि ना ट्रांसफरर और ट्रांसफरी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड हमेशा कहां से डिक्लेयर और पे होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नाम मतलब यहां पर P&L। और तो जब भी वो बोले कि ट्रांसफरर ट्रांसफरी डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो आप हमेशा उनके रिजर्व एंड सरप्लस से डिविडेंड का अमाउंट माइनस कर दोगे। मैं एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर लिखा है, पर मैं एक्चुअली जो आपको बोल रहा हूं वहां पर आपको एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्रांसफरर ट्रांसफरी के रिजर्व एंड सरप्लस उतने से कम कर दोगे। बोलो बेटा हाँ या ना? और अल्टीमेटली आपका बैंक बैलेंस भी उतने से कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर कभी कभार आपको वो बोलेगा रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी। वो आपको बोलेगा कि अमेलगमेशन से पहले, अमेलगमेशन से पहले दोनों कंपनी अपनी अपनी एसेट को रीवैल्यू कर रही हैं। तो रीवैल्यू कर रही होंगी तो क्या डेफिनेटली क्या क्या इफेक्ट दोगे? बताओ। रीवैल्यू करोगे तो क्या क्या इफेक्ट दोगे? वो अपनी एसेट को बढ़ा देंगे और दूसरे साइड में वो क्या बढ़ा देंगे? रीवैल्यूएशन वेट। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि इन द नेचर ऑफ परचेज है। अगर मर्जर है तो ये रिवोल्यूशन रिजर्व लेके आना पड़ेगा। नहीं समझा? और अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो रिवोल्यूशन रिजर्व छोड़ के आओगे, बाकी आप पीपी एज इट इज लेके आओगे। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? ठीक है। फिर सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर एट अ प्रीमियम। कभी कभार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम जब पीसी देंगे तो प्रीमियम पे देते हैं। किस पे देते हैं? चेक करो क्या लिखा है। समटाइम्स इट इज नॉट क्लियर whether new preference shares to be issued by transferee will be at par or at premium. In that case, check the premium percentage given in the question is attached with the premium preference shares of transferor or with the preference shares of transferee. मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं। आप आइए एग्जांपल नंबर 21 में। 21 नंबर एग्जांपल। आइए केस नंबर 1 देखिए। 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रर विल बी पेड बाय इशू ऑफ न्यू 14% प्रेफरेंस शेयर्स एट। ये प्रीमियम का परसेंटेज किसके बगल में है? न्यू के बगल में कि ओल्ड के बगल में? हाँ, न्यू के बगल में प्रीमियम है तो न्यू शेयर्स प्रीमियम पर है। नहीं समझा? हाँ समझा? मतलब ओल्ड शेयर्स 1.5 लाख के ही सेटल होंगे, पर जो नया शेयर मिलेगा वो 120 के हिसाब से मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 120 कितने हुए? 1250। पर जबकि आप केस 2 देखो, आप केस 2 देखो, 2,50,000 rupees, 10% preferential capital will be discharged at 20% premium by issue of new preference shares. अब मुझे बताओ प्रीमियम 20% किसके बगल में है? ओल्ड के बगल में है। तो आप ओल्ड वाले अमाउंट को प्लस करो, 2.5 लाख प्लस 20%। यहां पर आप 2.5 लाख प्लस 20% कितना करोगे? 3 लाख। क्या आपने पिछले क्वेश्चन में 1.5 लाख प्लस 20% किया था क्या? नहीं। क्यों? प्रीमियम परसेंटेज किसके बगल में है? न्यू के बगल में है। तो न्यू शेयर 120 रुपए का, पर इस बार न्यू शेयर 100 रुपए का।
इस बार न्यू शेयर कितने का, क्योंकि उसके बगल में प्रीमियम है ही नहीं, और जो पुराना वाला है उसमें 20% का टोटल मिला के अमाउंट में ऐड करना है। अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, अब केस 3 बताओ। 1,00,000 रुपए के 9% प्रेफरेंस होल्डर्स विल बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। दोनों अब 10-10% है। तो पहली बात तो 1,00,000 प्लस 10% कितना हुआ? 1,10,000, और नया शेयर भी 110 रुपए का। आया समझ में कि नहीं? कितने शेयर्स हो गए? 1000। समझ में आया? देखते हैं कितना समझ में आया। 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 12 लाख रुपीज are discharged at 10% discount by issue of new 7% preference shares at 25% premium। ये करके बताओ। डिस्काउंट का परसेंटेज किसके बगल में है? डिस्काउंट का बगल पुराने के बगल में। तो आप सेटलमेंट वैल्यू निकालो सबसे पहले। सेटलमेंट वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख, और नया शेयर कितने का होगा? 125 रुपए का। तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे? 86। ये नया शेयर नंबर ऑफ शेयर निकालना जरूरी है, क्योंकि जब तुम फाइनल बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर तुम प्रेफरेंशियल कैपिटल फेस वैल्यू पे लिखोगे, बाकी 25% अलग से प्रीमियम दिखाओगे ना। आया समझ में कि नहीं? पक्का ध्यान रहेगा। तो प्रीमियम डिस्काउंट किसके बगल में है उसके हिसाब से तुम्हें लेना है। क्या याद रहेगा तुम लोगों को? ठीक है, तो ये तुम्हारा सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। चलो एक और चीज कर लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन इशूड इन फॉर्म ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। कभी कभार ट्रांसफर कंपनी तुम्हें जो पीसी इशू करेगी वो पार्टली पेड के शेयर के फॉर्म में इशू करेगी। पार्टली पेड मतलब 10 रुपए का शेयर है, वो बोलेगा टू बी इशूड एट 7 रुपए, टू बी इशूड एट 7 रुपए। नहीं समझा? चलो 10 रुपए का शेयर है, टू बी इशूड एट 7 रुपए विद अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। अब क्या समझा? पहले 10 रुपए का शेयर है, टू बी इशूड एट 7 रुपए, बस और कुछ नहीं है। तो पीसी 7 रुपए के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है। सेकंड, 10 रुपए का शेयर है, टू बी इशूड एट 7 रुपए एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। तो 7 में 5 प्लस कर दो, 12 रुपए में इशू करेंगे हम। और 12 रुपए में से 7 रुपए कैपिटल में जाएगा और 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। नहीं समझा? अरे तुम कहां समझे यार। आ जाओ एग्जाम्पल 22 में। ऐसे कैसे समझे तुम? आ जाओ एग्जाम्पल 22। ट्रांसफरर हैज 120 नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ट्रांसफरी शैल इशू 100 रुपए का शेयर एट, मतलब 80 रुपए, विथ 30 रुपए का प्रीमियम। 30 रुपए का मतलब 80 प्लस 30 110। अब रुक जाओ, एक्सचेंज रेशियो कितना है? तो करो 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4, और होल नंबर ऑफ शेयर कितना है? और ये 90,000 शेयर मल्टीप्लाई करोगे तुम 110 से पीसी निकालने के लिए। नहीं आया समझ में? क्लियर? तो पीसी कितना है? 99 लाख। 90 लाख लेके पीसी को ट्रांसफर कंपनी एंट्री क्या करेगी? लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट 99 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 मल्टीप्लाई बाय 80, 70, और बाकी का प्रीमियम 90,000 इंटू 30, 27। समझ में कि नहीं? ऐसे करना है। ठीक है। तो कभी कभार पार्टली पेड शेयर इशू होगा आपको, और उस तरीके से करना है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुडविल कैलकुलेशन। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर वो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करवाएगा।
क्या करवाएगा? समटाइम्स क्वेश्चन रिक्वायर अस टू कैलकुलेट द गुडविल बाय द फॉलोइंग मेथड्स। गुडविल निकालने को बोलेगा। ये नहीं मिलेगा बुक में तेरे को, मैं अपनी बुक अपडेट कर चुका हूं। हाँ, समटाइम्स क्वेश्चन रिक्वायर अस टू कैलकुलेट गुडविल बाय द फॉलोइंग मेथड्स। गुडविल निकालने को बोलेगा, तो गुडविल में क्या करोगे? गुडविल किस मेथड से बोलेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोलेगा। क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड? पास्ट 4 साल के प्रॉफिट दे देगा, उसका एवरेजिंग कर लो। कर लोगे? ठीक है। दूसरा, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे होता है? सुपर प्रॉफिट का मेथड होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। और तीसरा मेथड कौन सा होगा? कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड होगा? वो भी सब एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखो एक एग्जांपल मेरे साथ गुडविल का। ध्यान से लिखना ये वाला पॉइंट। तुम्हें 1 ईयर, 2 ईयर, 3rd ईयर, 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर के तुम्हें प्रॉफिट दिए हुए हैं। तुम्हें नेट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं लास्ट 4 साल के। 1 20, 1 50, 1 30 और 1 40, ये प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है बेटा। अब तुम्हें अलग से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दी हुई है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं तुम्हें 5 लाख रुपए के। कितने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिए? चलो 2 मिनट को नॉन हटाओ, नॉन ट्रेड हटाओ, इन्वेस्टमेंट दिए हैं 5 लाख रुपए के। ये इन्वेस्टमेंट है 12% के, 12% के। इसका 60% जो है वो नॉन ट्रेड है। 60% क्या है? नॉन ट्रेड। इसके अलावा 3rd ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था। 3rd ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था 12,000 रुपए का। जब भी आप एवरेजिंग करोगे, एवरेजिंग करने से पहले आपको एबनॉर्मल आइटम्स का इफेक्ट हटाना पड़ेगा और नॉन ट्रेड इनकम को भी हटाना पड़ेगा गुडविल निकालने के लिए। क्या बोला मैंने? एबनॉर्मल इंपैक्ट हटाने पड़ेंगे एबनॉर्मल आइटम्स के, और क्या हटाना पड़ेगा? नॉन ट्रेड इनकम का इंपैक्ट हटाना पड़ेगा। यही मैंने यहां पर लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। वन कॉमन ऑब्जर्वेशन इन ऑल अबव मेथड इज वी शुड ऑलवेज एक्सक्लूड फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। क्या क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की बोल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड कब निकालते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड में निकालते हैं, मैं अभी करवा लूंगा। एंड नॉन ट्रेड इनकम्स, नॉन रिकरिंग इनकम्स, एबनॉर्मल आइटम्स फ्रॉम, तो पास्ट प्रॉफिट ये 4 साल के दिए, इनमें से आप क्या क्या हटाओगे? एबनॉर्मलिटी सब कुछ, और नॉन ट्रेड इनकम हटाओगे। बोलो बेटा, अब मुझे बताओ, 5 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का 60% निकालो। सिर्फ 3 लाख के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो 3 लाख का 12% करो। हाँ जी। तो आप क्या करोगे? आप इनकम हटाओगे। इनकम हटाने के लिए हटाओ यहां से 36, 36, 36, 36। और लॉस किस ईयर में हुआ था? 3rd ईयर में। तो लॉस हटाने के लिए क्या करोगे? 3rd ईयर में एड बैक करोगे। कितना? 12। अब करो नेट, नेट कितना आ रहा है? 84, 114। चौथा वाला टफ है, वो निकाल लिया मैंने, 104। तीसरा बोलो। 1,06,000। चलो करो सिंपल एवरेज, करो सिंपल एवरेज। 84, 114, 106, 104 डिवाइड बाय 4। बताओ आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? जब तक वो आपको वेटेड एवरेज करने को ना बोले तब तक वेट मत लगाना, सिंपल एवरेज करना। जब तक आपको वो वेटेड एवरेज करने को ना बोले, क्या क्या नहीं करोगे? वेटेड नहीं करोगे, सिंपल एवरेज करोगे। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 1,02,000। आया समझ में कि नहीं?
अब पहला मेथड क्या, पहला मेथड का नाम क्या था? हाँ, तो लिखो मेथड वन, मेथड वन, गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बताओ गुडविल कितनी आएगी? 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तुम्हारी गुडविल आ जाएगी 3 लाख। मेथड टू लिखो, मेथड टू लिखो, गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इसके लिए लिखो आगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पीसी किस मेथड, पीसी कैसे निकालते हो नॉर्मली? नेट असेट। पीसी के लिए अल्टीमेटली कौन सा मेथड होता है? नेट असेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट असेट्स। बट रुको, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट असेट, तो अब यहां पर ये पढ़ो वापस से, वन कॉमन ऑब्जर्वेशन पढ़ो, वन कॉमन ऑब्जर्वेशन इन ऑल अबाउट मेथड दैट वी शुड ऑलवेज एक्सक्लूड फॉलोइंग आइटम। क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड की वर्किंग करने के लिए आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने हैं, क्योंकि आपने इनकम में भी तो नहीं लिया ना, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी, मान लो आपके नेट असेट है टोटल, आपके टोटल नेट असेट हैं, लेटस से मान लो आपके टोटल नेट असेट हैं 9 लाख रुपए के। कितने लाख रुपए के? 9 लाख रुपए के। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाओ, नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाओ। कितने के थे? 5 लाख, याद है? तो बताओ आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बचा? ओ सॉरी, नॉन ट्रेड आपके 3 लाख थे, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। हाँ बोलो, 6 लाख। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 6 लाख का एनआरआर निकालो। एनआरआर कितना था? 10%, 60,000। समझा कि नहीं समझा? अब बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 3 मल्टीप्लाई बाय, बोलो, 1,02,000 माइनस 60,000, कितना आया? 1,26,000 की गुडविल आ गई। आपको समझ आया हम क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है आपको हम क्या कर रहे हैं? ये कौन सा वाला मेथड था? सुपर। अब तीसरा बच गया। तीसरा कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। चलो केस 3, आपको अमेलगमेशन के पूरे क्वेश्चंस में कहीं एवरेज दिखेगा, कहीं सुपर प्रॉफिट दिखेगा, कहीं कैपिटलाइजेशन भी एक क्वेश्चन है दिखेगा। चलो मेथड 3, गुडविल टू बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन मेथड इफ NRR is 9%, इफ NRR is 9%, मान लो मैंने NRR जानबूझ के चेंज कर दिया, ठीक है। इफ NRR is, गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल सुनो, लिखो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट था कुछ डिवाइडेड बाय NRR मतलब 9% माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना था? 1,02,000 डिवाइड बाय NRR कितना था? 9% माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी तुम्हारी? पिछले क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी तुम्हारी? 6 लाख। अरे 9 लाख कैसे यार? 3 लाख का तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था ना।
करो, निकालो गुडविल। 53333, ये तुम्हारी गुडविल आ गई। याद रहेगा ये फॉर्मूला, ये कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हो सकता है तुम फॉर्मूला भूल जाओ, तो 2 मिनट लॉजिक सुन लो कि लॉजिक क्या है। गुडविल क्या होती है? गुडविल मतलब अगर तुम भी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और मेरे कॉम्पिटिटर हो और मैं भी सेम इंडस्ट्री में हूं, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी गुडविल है, मतलब मुझे तुमसे ज्यादा एडवांटेज है इंडस्ट्री में। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसको कैसे बोला जाएगा? इसको ये बोला जाएगा कि नॉर्मली बिजनेस शुरू करने के लिए कितने का कैपिटल लगाना जरूरी है? बोलो बेटा, जबकि मैं इतने की ज्यादा कैपिटल लगा चुका हूं। करो, 1,02,000 डिवाइड बाय 9% कितना? 11,33,300। आज मेरे बिजनेस की कैपिटल कितनी है? 11,33,000। आज मेरे धंधे की कैपिटल कितनी है? 11 लाख। जबकि तुम अगर बिजनेस शुरू करोगे तो कहां से शुरू करोगे? 6 लाख से। तो आज मेरी कैपिटल बढ़ के इतनी क्यों हुई? क्योंकि मेरी बिजनेस की गुडविल है। इस लॉजिक से समझते हैं। समझ आया? तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया ये तुम्हारा? गुडविल। और गुडविल के बाद हो गया तुम्हारा ये अमेलगमेशन। अमेलगमेशन इतना ही था, समझ गए? तो क्या अमेलगमेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए? आ गए समझ में कि नहीं? तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से देख लिया। क्वेश्चंस हम कल करेंगे, आज हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हम कल ही करेंगे। अब आप क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं तो आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो सकता है आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस अब बनना शुरू हो और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से ट्राई करवाऊंगा। मैंने सिर्फ इसमें मास्टर प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, तो कल मैं करूंगा क्या, मैं 1-2 क्वेश्चन आपके फुल फ्लैश सॉल्व करवाऊंगा और हर एक क्वेश्चन के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बस आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलेगा? तो मिलते हैं कल की क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।